अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज इस वीडियो में बहुत सी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि हमारे पास जो बिगिनर कोडर्स होते हैं वो करते हैं। अब आप लोगों ने ऐसे एरा में मौजूद है जहाँ पे आप लोग सिंपल एआई से अपनी जो है वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एआई से वेबसाइट्स क्रिएट करने के बाद भी कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो आपको लाजमी आनी चाहिए, वरना उसके बाद जो है वो आप एक कंप्लीट कोडर नहीं बन सकते, ये एक प्रोफेशनल कोडर नहीं बन सकते। अब वो 2 चीज़ें जो हैं वो यही हैं, एक आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए और सेकंडली आप लोगों को कमांड्स का पता होना चाहिए, कौन-सी कमांड्स मैंने रन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी सॉफ्टवेयर से अपनी वेबसाइट क्रिएट करवा ली है, लेकिन वो वेबसाइट उसने कंप्लीट क्रिएट नहीं की, आपको उसके अंदर कुछ और चेंजेस भी करने हैं, तो क्या आप क्या करेंगे? आप बार-बार जो है वो उस एआई सॉफ्टवेयर को यूज़ करते रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आपको कुछ कमांड्स पता हों, ताकि आप लोग जो है उन कमांड्स को अप्लाई करके अपनी वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकें। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग समझेंगे कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन-कौन सी कमांड्स बेसिकली पता होनी चाहिए। और इसके बाद एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आपकी मशीन में लाज़मी डाउनलोड होना चाहिए, ताकि आप जो है वो अपनी चेंजिंग्स जो हैं जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ जो भी चेंजिंग्स आप करना चाहते हैं, तो उनके साथ आप चेंजिंग कर सकते हैं। अब बेसिकली मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की थी बोल्ट एआई को यूज़ करते हुए अपनी एजेंसी के लिए, तो उसने जो है वो एक हद तक जनरेट कर दी। उसके बाद मेरे फ्री टोकन्स जो थे वो एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद जो है वो मैंने इसको अपनी लोकल मशीन के अंदर डाउनलोड किया और उसके बाद जो है मेरे पास ये एक फ़ोल्डर उसका आ गया। अब इस फ़ोल्डर को मैंने क्या किया कि अपनी आईडी के अंदर ओपन कर लिया। आप इसको विजुअल स्टूडियो के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। मैंने बेसिकली इसको अपने सॉरी, आप इसको अपने लोकल जो है वो विजुअल स्टूडियो के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। मैंने इसको ओपन कर लिया ट्राई के अंदर। तो ट्राई जो बेसिकली वो एक एडवांस आईडी है। इस पे भी एक किसी दिन मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को इसको यूज़ करना सिखाऊँगा। बेसिकली ये वाइब कोडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? अब जो भी आप वो लोग वेबसाइट बनाते हैं उसके अंदर फ़ोल्डर्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है और फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका जो मैप होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आपके अगर स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आपकी वेबसाइट भी अच्छी होगी। बेसिकली अब आप जब एआई को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी फ़ोल्डर स्ट्रक्चरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपको उस फ़ोल्डर स्ट्रक्चरिंग को समझना भी आना चाहिए, ताकि अगर आपने कोई चेंजिंग्स करने हैं तो चेंजिंग्स आप लोग जो हैं वो कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब मैंने ये वेबसाइट जो है वो एआई से बनवाई तो बेसिकली क्या था, ये जो हीरो सेक्शन था बिल्ड द फ्यूचर, ये बिल्कुल इधर इधर तक पहुँचा हुआ था यहाँ पे। इसके अंदर जो था वो इसके अंदर पिंच हुआ हुआ था ऊपर की तरफ। अब बेसिकली आप लोग भी नोट करेंगे जब आप वेबसाइट्स बना रहे होते हैं ना, तो बेसिकली यही होता है कि समटाइम्स जो हीरो सेक्शन होता है वो ऊपर की तरफ पिंच होता है। अब मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि मैंने इस चीज़ को चेंज कैसे करना है, तो मैंने सिंपल क्या किया, इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर ओपन किया, एसआरसी के अंदर चला गया। अब एसआरसी बेसिकली जो आपका पूरा वेबसाइट होती है, उसका जो है वो सोर्स कोड होता है। एसआरसी स्टैंड्स फॉर सोर्स सोर्स कोड होता है, बेसिकली उसका सारा का सारा कोड हैंडल करता है। अब एसआरसी के अंदर क्या है कि मैंने कंपोनेंट्स के अंदर जाना था, मुझे पता था ये कौन-सा कंपोनेंट होगा। अब मैंने कंपोनेंट्स को पढ़ा तो यहाँ पे मुझे हीरो का कंपोनेंट जो है वो मिल गया। अब आपको मैं बेसिकली बताता हूँ कि हुआ क्या था मेरे साथ। यहाँ पे अगर मैं इस कमांड को हटा देता हूँ, तो जो चेंजिंग्स थे, अब बेसिकली हुआ ये था कि मुझे वेबसाइट जो है वो उसने ऐसे क्रिएट करके दी थी। ये जो डिजिटल सॉल्यूशंस था, ये बिल्कुल जो मेरी नेविगेशन बार था उसके अंदर पिंच हुआ हुआ था। अब मुझे पता था इन चीज़ों को कैसे चेंज करना है, बिकॉज़ मुझे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर की समझ थी। मुझे पता था ये वाला जो है ये मेरे पास नेविगेशन का कंपोनेंट है। यहाँ पे जो लगा होगा वो मेरे पास जो है वो हीरो सेक्शन का कंपोनेंट लगा हुआ था। मैं सिंपल गया हीरो सेक्शन के अंदर, मैंने उसके अंदर जो है वो मार्जिन टॉप 100 पिक्सल उसको दे दिया। तो उसने बेसिकली क्या किया, जब जैसे मैं अलाइन करना चाहता था उसने इसको अलाइन कर दिया। अब आपकी वेबसाइट जो होती है, आप उसके फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को कैसे समझ सकते हैं? आपको सबसे पहले अपने फ़ोल्डर को किसी भी आईडी के अंदर ओपन करना है। सबसे पहले आपने उसको एक दफ़ा ओवरव्यू देना है। आपके पास सोर्स कोड है? है। यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं, इनके साथ आपको कोई मतलब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद आपकी जो मेन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फ़ाइल होती है, ये बेसिकली वो फ़ाइल होती है जिसकी बेस पे आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट का टाइटल है, वो यहाँ पे मेरी वेबसाइट का टाइटल मौजूद है। अगर मैं वेबसाइट का लोगो लगाना चाहता हूँ, वो भी यहाँ पे मेटा टैग के अंदर ही मेरे पास लगेगा। अब बेसिकली आप अगर किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं और वो आपको कहता है कि मेरी वेबसाइट का नाम इधर इससे ये कर दो, अगर आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर का नहीं पता, तो आप लोग तो बिल्कुल घूमते फिरोगे, एआई टूल्स को सर्च करते फिरोगे कि मैं नेम कहाँ से चेंज करूँ। तो बेसिकली ये आपका index.html फाइल, ये मेन फाइल होती है। इसके अंदर आप जितने भी टैग्स वगैरह या कीवर्ड्स वगैरह लगाते हो अपनी रैंकिंग के लिए। और उसके बाद हमारे पास आ जाती थी packages.json की फाइल। अब आपको कोई भी फ्रेमवर्क हो उसको
चलाने के लिए लोकली उसको बिल्ड करने के लिए कुछ कमांड्स की ज़रूरत होती है। अब कमांड्स कहाँ पे डिफ़ाइन होती हैं? यहाँ इस स्क्रिप्ट्स के अंदर डिफ़ाइन होती हैं। अब बेसिकली आप कोई भी प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो ना, कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, एंगुलर यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट यूज़ कर रहे हो या नेक्स्ट.जेएस यूज़ कर रहे हो, उसके लिए सिंपल जो कमांड स्टार्ट होती है वो एनपीएम रन से स्टार्ट होती है और उसके बाद जितनी भी स्क्रिप्ट्स होती हैं वो यहाँ पे आप डिफ़ाइन होती हैं, उनके हिसाब से आप यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं प्रोजेक्ट को रन करना चाहता हूँ तो मैं एनपीएम रन डेफ करूँगा तो यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है वो लोकली जैसे कि यहाँ पे मेरी मशीन के अंदर लोकली रन हो रहा है, यानी इसको सिर्फ़ मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मेरे क्लाइंट्स जो हैं या जो भी व्यूअर्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि मैंने इसको अभी तक लाइव नहीं किया हुआ। तो सिंपली ये वाली कमांड यूज़ होती है। फिर उसके बाद जो है वो बिल्ड की कमांड यूज़ होती है। अब बिल्ड की कमांड बेसिकली हम लोगों को ज़रूरत की होती है। अब आप जब क्रिएट के साथ, एंगुलर के साथ, फाइट के साथ या आप नेक्स्ट.जेएस के साथ कोई भी ऐप बनाते हैं ना तो वो हमारे पास डायनामिक ऐप होता है। यानी उसको रन करने के लिए आपको कमांड्स देनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप शेयर होस्टिंग यूज़ करते हो, होस्टिंगर की, नेटलिफाई की, स्ट्रीमफ्लिक्स की या और भी कोई भी ओपन सोर्स जो है वो होस्टिंग आप यूज़ करते हो तो आपको उसके अंदर स्टैटिक फाइल्स अपलोड करनी होती हैं। अब स्टैटिक फाइल्स बनाने के लिए आपने क्या करना है, एनपीएम रन बिल्ड करोगे तो जो आपका एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा जो आप डायरेक्टली उन होस्टिंग के अंदर अपलोड करोगे और आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसकी जो है एनपीएम रन बिल्ड किया था तो मेरे पास ये जो डिस्ट का फ़ोल्डर आ गया था। अब डिस्ट के फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास सारा इस वेबसाइट का जो है ना स्टैटिक डाटा पड़ा हुआ है। अब डिस्ट के फ़ोल्डर को मैं सिंपली अपलोड करूँगा किसी भी नेटलिफाई या शेयर होस्टिंग के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के अंदर तो मेरी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी। उसके बाद बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बेसिकली डेफ, बिल्ड, स्टार्ट 3 से 4 कमांड्स होती हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। उसके बाद पैकेजेस लॉग डॉट जेसन होती है, ये इसके अंदर जितने भी पैकेजेस आपने यूज़ किए हुए होते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर वो सारे के सारे मेंशन हुए होते हैं। अब एसआरसी के अंदर जो है वो एसेट्स भी पड़े होंगे आपके, यानी आपकी वेबसाइट के अंदर जितनी इमेजेस वगैरह यूज़ हुई हैं, जितना जो आपने टेक्स्ट वगैरह यूज़ किया होगा, वो सारा का सारा इसके अंदर पड़ा होगा। उसके अलावा आपकी सीएसएस, आपकी जो है वो मेन पेजेस वो सारे इसके अंदर पड़े होंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो स्टार्ट होते हैं कंपोनेंट से। अब आप जब यूज़ करते हैं एंगुलर, रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस और उसको एआई के ज़रिए से बनवाते हैं, तो एआई बेसिकली कंपोनेंट्स के अंदर काम करता है। अब मेरे पास यहाँ पे इसने पूरी वेबसाइट के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि मेरे पास ऑथ मॉडल है। अब ऑथ मॉडल कहाँ पे यूज़ होगा? जब यहाँ पे मैं लॉगिन का बटन क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इनपुट करूँगा अपनी, वो सारी की सारी जो है वो ऑथ मॉडल के ज़रिए से आगे मैंने अपने बैकएंड के अंदर जो सेंड करनी है, वो ऑथ मॉडल के ज़रिए से सेंड होगी। अब उसके बाद यहाँ पे है कॉन्टैक्ट का। अब कॉन्टैक्ट का बेसिकली कंपोनेंट जो ये जो मेरे पास है, ये सारा का सारा ये बेसिकली कंटेंट के अंदर कॉन्टैक्ट के अंदर जो है डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास है ईमेल, गेट इन टच के अंदर ईमेल है। अब मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो डिजिटल फ्रेमवर्क एट डॉट कॉम। अब इसको मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ कि आपको बेसिकली फ़ोल्डर स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस क्या है, आपको अभी समझ आ जाएगी। यहाँ से मैं एक दफ़ा इसको देख लेता हूँ, गेट इन टच की बहुत ईमेल है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसकी जो है वो ईमेल मिल गई है। अब यहाँ पे मैं इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो डिजिटल से मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ डिजिटल फ्रेम एट जीमेल डॉट कॉम। तो यहाँ पे इसने जो है वो यहाँ पे चेंज कर दिया। अब बेसिकली आपने कंपोनेंट के अंदर चेंजेस की, वो आपकी मेन वेबसाइट के ऊपर वो चेंजेस शो होना स्टार्ट हो गए। फ़ोल्डर स्ट्रक्चरिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होती है। और फ़ोल्डर स्ट्रक्चरिंग की इम्पोर्टेंस की जो है ना, इधर से आप मालूम कर सकते हैं कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतनी छोटे-सा चेंज करना था। अगर आप ये बोल्ड को देते तो आपके फ्री टोकन्स ज़ाया होने थे। उसके अलावा हो सकता था वो कोई गलत चेंज कर देता इसके अंदर। तो आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चरिंग जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि आपको डिटेल्स, माइनर डिटेल्स पता होनी चाहिए कि आपका जो वेब फ्लो है वो वर्क कैसे कर रहा है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फुटर है। फुटर बेसिकली क्या होता है कि ये जो जितना भी ये सेक्शन है, ये वाला सारा सेक्शन डिजिटल फ्रेम का, ये जो मैंने लिंक्स वगैरह लगाए हुए हैं, क्विक लिंक्स हैं, सर्विसेज़ हैं और जो कॉन्टैक्ट वगैरह है, ये सारा का सारा जो है वो फुटर के अंदर आता है। उसके बाद जो है मेरे पास ग्रिड बैकग्राउंड है। अब ग्रिड बैकग्राउंड क्या चीज़ है? आपको हल्के-हल्के यहाँ पे बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे ये, जैसे कि यहाँ पे है। अब ये भी एक मैंने कंपोनेंट से बनाया है, यानी मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर जो है वो ये बॉक्सेस मौजूद हैं। उसके बाद मेरे पास है हीरो। हीरो का जो सेक्शन बेसिकली होता है वो जब आपकी वेबसाइट लोड होती है तो जो सबसे मेन सेक्शन होता है ना, यहाँ पे जो सारा कुछ नज़र आ रहा है मुझे, ये सारा का सारा हीरो सेक्शन होता है आपका।
उसके बाद जो है वो नैप बार बेसिकली ये वाले क्विक लिंक्स होते हैं, जो आपकी वेबसाइट के अंदर नेविगेशन का काम करते हैं। उसके बाद है प्राइसिंग, ये आपकी वेबसाइट के हिसाब से होता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे प्राइसिंग का एक कंपोनेंट मैंने बना के रखा हुआ है, जो कि मेरी एजेंसी की जो है वो प्राइसिंग को डिफाइन करता है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर होंगी। अगर मैंने इसके अंदर कोई चेंज करनी हो तो मैं प्राइसिंग के अंदर चेंज करूँगा। उसके बाद मेरे पास प्रोग्रेस का एक कंपोनेंट है। अब प्रोग्रेस का कंपोनेंट जो होता है वो आप लोग यूज़ बेसिकली आपको अपनी वेबसाइट के हिसाब से होता है। मेरे पास प्रोग्रेस का जो सेक्शन है वो ये वाला है। इसके अंदर ये मेरे पास डिस्कवरी, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, यानी ये बिल्कुल एक प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है कि हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं और हम लोग डिप्लॉय कैसे करके देते हैं अपना जो भी प्रोजेक्ट वगैरह हमें क्लाइंट से मिलता है। अब स्क्रॉल प्रोग्रेस जो है वो स्क्रॉल प्रोग्रेस जो बेसिकली क्या चीज़ है, यहाँ पे एक आपको लाइन स्टार्ट में दिखाई दी होगी। जब मैंने आपको बिल्कुल ऊपर किया तो ये लाइन पीछे जा रही है, इसमें थोड़ा-सा चेंजिंग करने वाली है। यानी ये लाइन बढ़ती जाएगी जैसे-जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊँगा। उसके बाद सर्विसेज़ और सेम एज़ वर्क का। तो ये बेसिकली कंपोनेंट्स के अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ है और इन कंपोनेंट्स के अंदर मैं जैसे चेंज करता जाऊँगा तो मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर जो है वो चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास फ़ोल्डर स्ट्रक्चरिंग होगी, हमारे पास कमांड्स होगी। अब लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो बेसिकली नो कोडर्स जो हैं, सॉरी, जिनको कोडिंग की नॉलेज नहीं होती, पहले वो जो बिगिनर्स होते हैं, जो एआई के साथ कोडिंग स्टार्ट करते हैं, उनको फेस करनी पड़ती है। कोई वो अपने प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेंगे अपने पीसी के अंदर, उसके बाद उसको रन करने की भी कोशिश करेंगे, जैसे मैंने कमांड्स का बताया, लेकिन मेन चीज़ वो मिस कर रहे होंगे, वो है नोड जेएस। अब नोड जेएस बेसिकली एक जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी लोकल मशीन के अंदर डाउनलोड होना चाहिए किसी भी प्लेटफ़ॉर्म की कमांड्स को रन करने के लिए। आपने सिंपल क्या करना है, अपनी मशीन के हिसाब से यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है और जो है डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल अपने क्या करना है, सीएमडी के अंदर जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर बेसिकली जाना है और वहाँ पे जाके आपने लिख देना है नोड वर्ज़न चेक करने के लिए, तो आपका जो भी वर्ज़न होगा वो यहाँ पे शो होगा। अब ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा कि अगर आपके पास नोड डाउनलोड नहीं होगा, तो आप कोई भी कमांड को रन नहीं कर सकते, अपने प्रोजेक्ट को जो है वो ना बिल्ड कर सकते हैं, ना इसको रन कर सकते हैं। अब बात आ जाती है लास्ट में डिस्ट फ़ोल्डर की इम्पोर्टेंस की बात आ जाती है। अब बेसिकली मैंने आप लोगों को थोड़ा-सा पहले इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि डिस्ट फ़ोल्डर जो होता है या डब्ल्यूडब्ल्यू फ़ोल्डर होता है, आपको रिएक्ट के अंदर आपको आउट का फ़ोल्डर मिलेगा, नेक्स्ट डॉट जेएस या के अंदर आपको मिलेगा डिस्ट का फ़ोल्डर और लास्ट में जो हमारे पास एंगुलर आ जाती है उसके अंदर आपको मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यू का फ़ोल्डर। आपने डायरेक्टली इन फ़ोल्डर्स को अपने शेयर्ड होस्टिंग के अंदर पेस्ट कर देना होता है और उसके बाद जो आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाती है। जैसे कि मेरे पास डीएफ एजेंसी, अभी मैंने इस वेबसाइट को लाइव किया है। और यहाँ अब बेसिकली मैंने अपना जो डिस्ट फ़ोल्डर था वो उसको अपलोड किया और नेटलिफाई के ज़रिए से फ़िलहाल मैंने इस वेबसाइट को टेस्टिंग के लिए एक दफ़ा लाइव किया हुआ है कि इसके अंदर अगर मैंने कोई और चेंजिंग्स वगैरह करने हैं तो वो मैं चेंजिंग्स कैसे करूँगा। तो डिस्ट फ़ोल्डर की इम्पोर्टेंस जो है वो ये होती है। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर समझ आ गई है कि आपके जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चरिंग है, कमांड्स हैं और सॉफ्टवेयर्स कौन-कौन से आपको लाज़मी चाहिए होते हैं अपनी जो है वो वेबसाइट्स के अंदर चेंजिंग्स करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक।